नमस्कार, मैं अभिनव उपाध्याय हिंदुस्तान न्यूज़पेपर दिल्ली में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ और लगभग 1 दशक से मैं जर्नलिज़्म से जुड़ा हूँ या इससे अधिक समय से। मैं इस कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी अग्रवाल, मेरे पूर्व सहकर्मी मित्र जयंत और जर्नलिज़्म में मेरे सीनियर और वर्तमान में शिक्षक श्री अनुपम जी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। वर्तमान समय में रिपोर्टिंग के जो चैलेंजेस हैं और खासकर प्रिंट के इसके लिए मुझे बोलने को कहा गया है और मैं समय की व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों से ऑनलाइन रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं जो कहूँ वो आप लोगों को समझ में आए और अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो बाद में आप लोग मुझे मेल से या जैसे भी संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। विषय तो प्रिंट मीडिया के समक्ष चुनौतियों का है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो अ, आज के दौर में पूरी मीडिया के समक्ष चुनौती है। प्रिंट मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल से चुनौती है, डिजिटल की विश्वसनीयता से चुनौती है, क्योंकि विश्वसनीयता के लिए अभी भी लोग प्रिंट मीडिया की तरफ देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की आपाधापी की चुनौती है, लेकिन इन सब के बीच जो एक तार सबको जोड़ता है वो है विश्वास। अगर खबरों पे विश्वास है तो लोग खबरों तक पहुंचते हैं और तमाम प्रिंट मीडिया की चुनौतियों के बावजूद भी वो अगले दिन अखबार देखना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनके इलाके में, उनके देश में, उनके संस्थान में, उनके जीवन में और बाजार में हर जगह जो उनसे जुड़ा है आसपास, उनके उससे क्या बदलाव हो रहे हैं, वो क्या जान रहे हैं उससे, वो किस पर सवाल उठा रहे हैं। वो अखबार से ये भी उम्मीद रखते हैं कि क्या जैसा वो सोच रहे हैं, अखबार भी वैसा ही प्रदर्शित कर रहा है। चूँकि अखबार समाज की हो रही घटनाओं, समाज के बदलाव, इन सबको अगले दिन वो अपने पन्नों पे समेटता है, जिसके लिए दिन-रात रिपोर्टर मेहनत करते हैं और फिर वो अखबार अगले दिन बासी हो जाता है। लेकिन रिपोर्टर के साथ फिर अगले अखबार निकालने की चुनौती होती है, न केवल रिपोर्टर, पूरी टीम के साथ होती है। और जो पाठक है उसका एक अनदेखा जुड़ाव, माने वो रिपोर्टर से देखता नहीं है लेकिन उसकी खबरों का उसे इंतजार रहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक के अलावा एक जो प्रिंट के साथ रिपोर्टर का संबंध होता है और जो पाठक का रिपोर्टर के साथ संबंध होता है वो इस तरह का होता है कि उसकी खबरों का वो इंतजार करता है और अपने रिपोर्टर पे वो विश्वास करता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे घरों में जो अखबार है वो निरंतर वही अखबार मंगाए जाते हैं, क्योंकि वो वो उनका टेस्ट समझता है। रिपोर्टर पाठक को लगता है कि ये जो अखबार है वो अखबार मेरी बात कह रहा है या फिर मैं जैसे समाज को देख रहा हूँ ये उस नजरिए से देख रहा है। जो हम जिस समस्या से मैं परेशान हूँ, इस समस्या को अखबार भी समस्या समझ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो हम समझते हैं, जो जो बतौर समाज के नागरिक हम समझते हैं, कई बार मीडिया संस्थान, अखबार, चैनल, वेबसाइट वो नहीं समझते हैं। वो अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन एक रिपोर्टर है जिस पे लोगों को विश्वास रहता है और खासकर प्रिंट मीडिया के, जिस पे वो विश्वास करके अपनी बात उनको लगता है कि मेरी बात ये लिखेगा, करेगा। मैं अपनी बात की शुरुआत इस विषय की शुरुआत पत्रकारिता जगत के जाने-माने रिपोर्टर रहे जोसेफ पुलित्ज़र के कथन से शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि पत्रकार राज्य रूपी जहाज पर खड़ा एक पहरेदार है, जो समुद्र से दूर-दूर तक हर संभावित छोटे-बड़े खतरे पर नजर रखता है। वह लहरों में बह रहे उन डूबते हुए लोगों पर भी नजर रखता है जिन्हें बचाया जा सकता है। वह धुंध और तूफान के परे छिपे खतरों के बारे में भी आगाह करता है। वह अपनी पगार या अपने मालिक के मुनाफे के बारे में नहीं सोचता। वह वहां उन लोगों की सुरक्षा और भले के लिए होता है जो उस पर भरोसा करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अपनी बातचीत में
मेरे खुद के अनुभव, मेरे प्रिंट मीडिया के जो रिपोर्टर साथी हैं उनके अनुभव, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत पे जो घटनाएं हुई हैं और रिपोर्टरों ने जिस तरह उसमें इस सब के बावजूद बढ़ चढ़ के योगदान लिया है और अपनी जान भी गंवाई, उन सारी बातों को मैं समेटता चलूंगा। दरअसल जर्नलिज्म में जब कोई आता है तो वो बाय चॉइस आता है, उसके पास और भी बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वो चाहता है कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मैं वाकई करना चाहता हूं, कि मेरे किए से कोई बदलाव होगा। ये अलग बात है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये चुनौतियां ऐसी बदलती गई कि रिपोर्टर इस जज्बे के साथ भी वो नौकरी भी करता है। तो ये एक चुनौती आगे आएगी, और ये चुनौती आज की नहीं है रिपोर्टर के समय। रिपोर्टर के समय जब 1780 में भारत में अखबार निकला, जब बंगाल गजट आया जेम्स ऑगस्ट हिकी के समय में, उसके बाद से भी लोगों ने जब अखबार निकाले तो उनको तरह तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला अखबार कहा जाता है। तो उसके बाद जिस जो भी रिपोर्टर आए, जो भी हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, ये प्रिंट, क्योंकि तब प्रिंट का ही चलन था। आजादी के समय में गांधी, तिलक, गणेशशंकर विद्यार्थी के लिए भी पत्रकारिता कम चुनौतीपूर्ण नहीं थी। माध्यम इनका प्रिंट ही था। लेकिन और एक दिलचस्प बात यह है कि हमेशा हमेशा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इससे सत्ता को खतरा रहा है। वो सत्ता आजादी से पहले की भी और आजादी के बाद की भी। इसलिए आप लोग देखेंगे कि हमेशा उसको रोकने, उसको बाधित करने और रिपोर्टर्स को किसी न किसी बहाने, संस्थान के एडिटर को किसी न किसी बहाने एक शिकंजे में रखने की कोशिश की जाती है, जिससे वो उनकी बातों को, उनकी नीतियों को ही सुने समझे, दूसरा पक्ष जो है उसे वो सामने न रखे, जो सत्ता के लिए चुनौती बनती है। और यही कारण है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे इस चीज की आलोचना होती रहती है कि भारत में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। ये आज से नहीं है, ये आजादी से पहले से है, आजादी के बाद थी और आगे भी रहेगी। क्योंकि जब जब सरकार को ये लगेगा कि अभिव्यक्ति उनके लिए दिक्कत कर रही है, उनको परेशान कर रही है, उनके जनमत के खिलाफ जा रही है, और अखबार या चैनल अपनी भूमिका उनके समर्थन में नहीं बना रहे हैं, तब तक वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा बनेंगे। मैं पिछले साल की एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूँ कि पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्थान रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो हर साल जो है लगभग 180 देशों के रैंकिंग जारी करता है, प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग जारी करता है। इस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो गिरी है। 2020 में ये 180 में से 142वें स्थान पर था, जबकि 2017 में 136वें स्थान पर था। मैं पर्टिकुलर इस दौर की बात नहीं कर रहा हूं। आमतौर से सत्ता की आलोचना का मतलब कहा जाता है सरकार की आलोचना, लेकिन मेरा आशय ये नहीं है। जो भी सत्ताएं रही हैं, चाहे वो 60 साल के लिए रही हो, 70 साल तक रही हो, 10 साल तक रही हो, या आगे भी हो, उनके लिए जो दमनकारी नीतियां रही हैं, जो आम जनता को लगता है कि वो उनके उपयुक्त नहीं है, और जब उस पर प्रतिरोध वो करती हैं तो उनका दमन होता है। अब ये दमन जो है पुलिस की हिंसा के रूप में हो सकता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे हमले के रूप में हो सकता है, भ्रष्ट अधिकारी द्वारा बदले की कार्रवाई के रूप में हो सकता है। इस तरह से रिपोर्टर्स के समक्ष, खासकर प्रिंट के समक्ष, बहुत बड़ी चुनौती है। और उसकी चुनौती की वजह यह है क्योंकि वो फील्ड में जाता है बनिस्बत बाकी रिपोर्टर्स के। आज भी बीट का जो कॉन्सेप्ट है और सघनता से जो उस पर काम कोई करता है तो प्रिंट का रिपोर्टर करता है, क्योंकि हर प्रिंट रिपोर्टर की बीट बटी हुई है, चैनल में भी बटी हुई है, लेकिन चैनल के पास और भी बहुत सारे काम है उनके रिपोर्टर्स को।
लेकिन अगर कोई एजुकेशन का रिपोर्टर है या कोई क्राइम का रिपोर्टर है, तो वो सबसे पहले सुबह उठ के अपने 4-6 सोर्स को खंगालेगा, फोन करेगा, घटनात्मक खबर के अलावा वो उस पर काम करेगा। और यही वजह है कि प्रिंट का भरोसा अब तक बना है। आप ताज्जुब करेंगे, मैं पिछले 1 दशक से अधिक समय से प्रिंट में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे चैनल के रिपोर्टर फोन करते हैं और वो स्थिति को जानने के लिए, वास्तविकता को समझने के लिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसके लिए वो फोन करते हैं। क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है, उनके पास और भी असाइनमेंट है, प्रिंट के रिपोर्टर के पास भी और असाइनमेंट है, लेकिन वो अपनी बीट पे डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं। इसीलिए जो उनके संपर्क हैं, जो उनके सोर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं और वो उनसे हर दूसरे तीसरे वो मिलते हैं। अभी तो कोविड के समय में बहुत से लोगों से मुलाकात बहुत से रिपोर्टरों की नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी एक जो पहले के संबंध है वो फोन पे बातचीत करते हैं। लेकिन सोर्स के समक्ष भी एक चुनौती होती है कि रिपोर्टर उनकी बात को कैसे प्रेजेंट करता है। प्रिंट के लिए खास कर ये चुनौती है, क्योंकि कई बार वो लिखता है और जो पूरी बात लिखता है स्पेस नहीं होने की वजह से वो कट जाती हैं। कई बार वो लिखना कुछ और चाहता है, हमारे साथी कुछ और समझ लेते हैं, इसलिए दिक्कतें होती हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद प्रिंट पर लोगों का विश्वास है, रिपोर्टरों की चुनौतियों के बाद भी लोगों का विश्वास है। मैं एक द गार्जियन की संपादक रही या हैं अभी शायद, कैथरीन विनर, उन्होंने अखबार के बारे में बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि एक अखबार पूर्ण है, यह अंतिम रूप से तैयार है, अपने आप में पक्का है, निश्चित है। इसके उलट डिजिटल समाचार को लगातार अपडेट किया जाता है, मतलब सुधारा जाता है, बदला जाता है। क्योंकि डेली जो है हम क्या करते हैं कि जैसे डिजिटल का काम अलग है, प्रिंट को बहुत बड़ी चुनौती डिजिटल से भी आई है। मैं रिपोर्टर्स की जो चुनौतियां हैं इसके बारे में बात करने क्रम में ये बात भी बताऊंगा। डिजिटल अपडेट होता है, कोई बात अभी लिखी, फिर उस क्रम में आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, लेकिन अखबार देर रात तक पूर्णता का इंतजार करता है। क्योंकि अखबार 12 बजे अगर प्रिंट होने को जाता है तो पूरे दिन की घटनाक्रमों को समेट के एक एक कॉम्पैक्ट स्टोरी तैयार करके उसको ले जाता, और यही पूर्णता जो है उस अखबार की ताकत है। क्योंकि हम उसे डिजिटल फॉर्मेट की तरह बदल नहीं सकते। और बदलते समय में ये चीजें अभी बहुत सारे अखबार हैं जिनके एडिशन लेट नाइट निकलते हैं और बहुत सारे बदलाव के साथ वो कॉम्पैक्ट, मैं सुबह जब कॉपी निकलती है तो एक अलग तरह की कॉपी है वो। और तमाम डिजिटल खबरों, चैनल की खबरों के बाद उस पूर्णता के लिए, उस सत्यता के लिए और उस कॉम्पैक्ट जानकारी के लिए लोग अखबार खरीदते हैं। आप देखेंगे कि मीडिया में, विशेष तौर से प्रिंट मीडिया ने जनमत बनाने का काम किया है, जहां लोगों के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, चैनल है, फिर भी चाय की दुकानों पे, नुक्कड़ पे, बहुत सारी जगहों पे अखबार रहता है। कई बार तो बहुत सारे रेस्तरां और होटल पहले अखबार रखते थे कि लोग अखबार पढ़ने आएंगे तो वो चाय भी पियेंगे और बाकी चीज भी उसके साथ जुड़ेगी। तो नीति निर्धारण में जनता की राय और नीति निर्धारकों तक जनता की बात पहुंचाने में समाचार पत्र शुरू से एक बड़ी भूमिका निभाए। और आज भी जो बड़े लोग हैं, चाहे मीडिया, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, वो अखबार अपने पास रखते हैं। आज मैं महानगरों की बात करूं तो दिल्ली के मेट्रो में या आप ट्रेनों में सबके पास मोबाइल, लेकिन लोग अखबार आपको मिल जाएंगे। हाँ, संख्या घटी है अखबारों की, और इन 2 सालों में संख्या बहुत ज्यादा घटी है। और ये जो घटी हुई संख्या है, इसको लेके चिंता है। प्रिंट की चिंता इसको लेके है कि हम अपने पाठक को कैसे अपने से जोड़े रखें, अपने से बांधे रखें, ताकि हमारा पाठक और हमसे जो रिश्ता है वो बना रहे। बाजार इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद अखबारों ने अपना रूप बदला। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबलाइजेशन के बाद अखबारों ने अपना रूप भी बदला और अपना रुख भी बदला। बाजार को अखबारों ने समझा और बाजार ने अखबारों का महत्व समझा। गांव गांव तक अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए तब केवल दूरदर्शन था, वो अखबार का माध्यम लेते थे।
वो अखबारों में विज्ञापन देते थे। आज भी विज्ञापन एक सशक्त माध्यम, विज्ञापन को पहुंचाने के एक सशक्त माध्यम के रूप में अखबार की बहुत भूमिका है। आप देखेंगे कि अखबारों का रेवेन्यू कोरोना के समय में घटा है, क्योंकि अखबार लोगों के घरों में कम पहुंचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अखबार एकदम खत्म हो गए हैं या उनका रेवेन्यू एकदम घट गया है। जैसे मार्केट खुलता है, लोग अखबारों पे फिर विश्वास जताते हैं, हॉकर लोगों तक फिर अखबार पहुंचाते हैं और अखबार अपना एक स्वरूप, अपना एक जुड़ाव रख लेता है। लेकिन अखबार को पाठक से जोड़े रखने के लिए खबरों की एक बहुत बड़ी भूमिका है और खबर के लिए रिपोर्टर दिन रात मेहनत करता है। मैं कुछ अपने उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमारे समझ तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से निर्भया आंदोलन, अन्ना आंदोलन, यूपीएससी छात्रों का आंदोलन, 2016 का जेएनयू में से निकला आंदोलन, चाहे अभी का किसान आंदोलन हो, इसमें जो मेरा रिपोर्टिंग का अनुभव है वो बहुत अलग है। बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए बिल्कुल ये सब नया था, क्योंकि इन आंदोलनों के साथ साथ मेरी रिपोर्टिंग बढ़ी है। मैं उनके साथ अभी बढ़ रहा हूँ, अभी आगे आ रहा हूँ, क्योंकि निर्भया आंदोलन जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो निर्भया आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था। उसके बाद अन्ना आंदोलन मेरे लिए बहुत बड़ा आंदोलन था और अब जब मैं अभी काम कर रहा हूँ तो किसान आंदोलन मेरे लिए एक बड़ा आंदोलन है। जब मैं सिंघू बॉर्डर या टिकरी या दिल्ली में जब उनकी एंट्री होती है और वो उस दौरान जो हम लोगों ने किया, जो स्प्रिंट के साथियों ने जिस साहस से, जिस मेहनत से काम किया, ये अभूतपूर्व है, क्योंकि चुनौतियां कम नहीं थी। चुनौतियां हमारे सामने कई तरह की होती हैं, जैसे कि हमें अगले दिन अपने पाठक को वो क्या परोसना है जो चैनल में और डिजिटल में ना हो, क्योंकि सबके मोबाइल में अलर्ट है, अलग अलग न्यूज चैनल्स के, अलग अलग अखबारों के, अलग अलग वेबसाइट्स के। लेकिन हम अपने अखबार में क्या दे रहे हैं, ये हमारे लिए हम नया क्या दे रहे हैं, और इसके लिए जो हमारे एडिटर हैं, जो हमारे न्यूज एडिटर हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि रिपोर्टर्स के पास अपनी चुनौती है। वो फील्ड में भी जा रहा है, वो लिख भी रहा है, उसके अपने सोशल कनेक्ट भी बनाते हैं, अपने सोर्स भी बनाने हैं। तो कई बार बहुत सारे आइडियाज हमें नहीं आ पाते कि हम इसको किस लाइन पे काम करें, कैसे करें। ऐसे में हमें हमारे एडिटर, हमारे जो सीनियर साथी हैं, बेसिकली अखबार का काम पूरे टीम वर्क का काम है। और जब हम अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं खबर लिखने के लिए, तो उस समय बस हम खबर देखते हैं और हम अपनी खबर को कितनी कितनी इंफॉर्मेटिव बना दें, कितना ढंग से बना दें कि अगले दिन मेरी खबर दिखे। ये हर दिन एक नई चुनौती से हम लड़ते हैं, क्योंकि सबके समक्ष ये चुनौतियां हैं। डिजिटल की, चैनल की चुनौतियों के, यूट्यूबर्स के, फेसबुक लाइव की चुनौतियों के बाद हमें अपने कंप्यूटर अखबार से भी एक प्रतिस्पर्धा होती है कि जो खबर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरा रिपोर्टर भी वही प्रेजेंट कर रहा है, तो मेरी खबर उससे कैसे अलग हो। इस बदलाव के लिए हम निरंतर कोशिश करते रहते हैं। तो भूमंडलीकरण के बाद जो है ना, अखबार रंगीन हुए, बहुत सारे रिपोर्टर के कपड़े भी रंगीन हुए। मेरा आशा ये है कि जो बड़े शहर थे उनके रिपोर्टरों की सैलरी उस हिसाब से मिलने लगी, देश में साक्षरता बढ़ी, तो अखबार एक प्रोडक्ट के रूप में सामने आने लगा। और जब अखबार प्रोडक्ट के रूप में सामने आया, तो जब कोई उत्पाद बाजार में आता है तो उसकी बिक्री एक बड़ी चुनौती होती है, और ये चुनौती अखबार के साथ ग्लोबलाइजेशन के समय से ही शुरू हो गई, या उससे पहले से भी शुरू थी। तो रिपोर्टर जो है वो अलग अलग चीजों में, उनके लिए केवल फिर क्राइम, पॉलिटिक्स, एजुकेशन ही बीट नहीं रह गई, उनके लिए कल्चर एक बड़ी बीट के रूप में सामने आई। शहर के हो रहे बदलाव, और भी बहुत सारी चीजें थी जो नए नए बदलाव हो रहे हैं। अखबारों ने पुल आउट्स निकालने शुरू किए। अखबार जो है राज्य स्तर से मंडल स्तर, जिले स्तर के एडिशन निकलने लगे।
जन जन तक वो पहुंचने की कोशिश करने लगे और वो पहुंचे भी। और आज भी बहुत सारे अखबार हैं जिनकी बिक्री प्रतिदिन करोड़ों में है। वो अगर मान लीजिए कि कोई अखबार 1 करोड़ प्रिंट की प्रति 1 करोड़ लोगों के पास जाती है, तो उसे केवल 1 करोड़ लोग नहीं पढ़ते हैं, कम से कम उसके 3 या 4 गुना लोग उसको पढ़ते हैं। और ये जो उनका पढ़ना है वो हमारी ताकत है, वो इसलिए पढ़ते हैं और उनको पढ़ाने के लिए ही सारी हमारी मेहनत है, हमारी जद्दोजहद है कि सही सूचना, सही जानकारियां उनके तक जाए। लेकिन अखबार के साथ, प्रिंट के रिपोर्टर के साथ चुनौतियां भी कम नहीं है। अखबार की आय से पत्रकार सीधे प्रभावित होता है। अब मैं चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करूं तो वो इस रूप में प्रभावित होता है कि अखबार का जब रेवेन्यू बढ़ेगा तभी अखबार के रिपोर्टर की आय बढ़ेगी, और जब उसकी आय बढ़ेगी तो बदलते हुए समाज में वो भी समाज के साथ चल सकेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि अब कुर्ता पजामा पहन के और एक खादी का झोला टांग के रिपोर्टर नहीं चलता है, क्योंकि प्रिंट के रिपोर्टर भी अब मल्टीटास्किंग हो गए हैं। क्योंकि हर अखबार की एक वेबसाइट है। हर अखबार चाहता है कि जो हमारी डिजिटल और जो हमारी प्रिंट के समक्ष चुनौतियां हैं वो हमारा प्रिंट का रिपोर्टर उसे पूरा करे और वो मल्टीटास्किंग हो। इसलिए बहुत सारे अखबारों में अपने प्रिंट के रिपोर्टर को भी वीडियो बनाने और वॉइस मॉड्यूलेशन, लिखने की तो ट्रेनिंग होती है पहले ही, लेकिन ये सब चीजें उनको दी जाती है कि वो जो इम्पोर्टेंट खबरें वो तुरंत वो ब्रेक करें ताकि प्रिंट अगले दिन आएगा। लेकिन आज जो हमारा वेब का पाठक है, क्योंकि हर अखबार का, मैंने जैसा कि बताया कि हर अखबार की एक वेबसाइट है, और वेबसाइट के चलाना अखबारों के लिए इसलिए भी आसान है कि उनके पास रिपोर्टरों की एक लंबी श्रृंखला है और वो नहीं चाहते हैं कि रिपोर्टर उस खबर को लेके रखे और अगले दिन उसको अखबार में प्रस्तुत करे, क्योंकि जो वेबसाइट से रेवेन्यू है वो कई बार अखबार के रेवेन्यू से अधिक भी हो जाता है। और पिछले कुछ कोरोना समय का जो डाटा है वो यही बताता है कि जो प्रिंट का रेवेन्यू है और जो डिजिटल का रेवेन्यू है, दोनों के बीच की दूरी घटती जा रही है, जबकि डिजिटल में लागत कम है प्रिंट की अपेक्षा। क्योंकि प्रिंट एक एक पेपर जो है 12 पन्नों का या 20 पन्नों का जो अखबार मार्केट में आता है और जो उसके लिए एक ग्राहक दाम पे देता है, वो उसमें बहुत बड़ा गैप है। अगर 50 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट आती है और 5 रुपए का अखबार मिलता है, तो आप सोचिए 45 रुपए वो संस्थान उसको कैसे मैनेज करता है, विज्ञापन से मैनेज करता है या जैसे भी करता है। तो एक बड़ी चुनौती रिपोर्टर के समक्ष है कि वो मल्टीटास्किंग उसको बनाया गया है। तो कभी कभी आप खबरों में वो सजीवता, खबरों में वो नयापन, खबरों में वो धार नहीं भी देख पाते हैं, क्योंकि वो उसके समक्ष कई काम है। वो सुबह पहले होता था कि बड़े आराम से लोग बताते हैं, ये बात मेरे समय से तो डिजिटल शुरू हो गया था, और उसके पहले के जो पुराने साथी हैं वो बताते हैं कि अखबार की नौकरी लोग बड़े आराम की नौकरी समझते थे, क्योंकि शाम को ऑफिस जाना होता था, 1-2 खबर लिखनी होती थी और वो चले आते थे। आज ऐसा नहीं है। आज प्रिंट का रिपोर्टर ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, और कम से कम औसतन एक रिपोर्टर 10 से 12 न्यूज एजेंसीज या वेबसाइट या चैनल के उसने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, उसके अलर्ट उसके पास आते हैं, जिससे वो अलर्ट रहता है कि हमेशा की मेरी बीट में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, या देश में किसी हिस्से में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे मैं अपनी बीट की खबर में उसको डेवलप कर सकूं। इसलिए ये चैलेंज बढ़ा है। ये अलग बात है कि जो महानगर नगर हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या और भी जगह हैं, इन रिपोर्टरों पे ऑनलाइन का चैलेंज और मल्टीटास्किंग की चुनौतियां बहुत है। इस हिसाब से संस्थान उनको पे भी करते हैं। कई बार कई संस्थान रिपोर्टर्स को इस हिसाब से वेतन नहीं देते हैं, और एक बहुत बड़ी संकट रिपोर्टरों के समक्ष अच्छे वेतन की है। वो कभी कभी प्रिंट के रिपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक खबर के रिपोर्टर से ज्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो खैर ये एक दूसरा विषय है, क्योंकि हर संस्थान का एक तरीका है, और रिपोर्टर जब भी आता है काम करने तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आता है। लेकिन कहीं न कहीं आय एक बड़ा माध्यम है जिसमें क्योंकि हाल के दिनों में जब मैं इंटर्न से मिलता हूँ, जो मीडिया के छात्र होते हैं, कई बार इंटर्न करने आते हैं, कई बार वो
अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंटरव्यू करने आते हैं, तो मेरी जिज्ञासा होती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप प्रिंट में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाहते हैं, वेबसाइट में जाना चाहते हैं, तो ये वो पूछते हैं कि पैसा किस में ज्यादा मिलता है। उनकी प्रायोरिटी यहाँ बदल जाती है, वो क्योंकि वो जरूरत को समझते हैं। और आज की स्थिति ये है कि प्रिंट मीडिया में लोग कम आना चाहते हैं। इसकी वजह है कि जब उसे लगता है कि प्रिंट में भी हम लिखेंगे, डिजिटल के लिए भी काम करेंगे और वीडियो भी हम बनाएंगे, तो हम डिजिटल के लिए ही क्यों ना काम करें फिर, या फिर हम किसी चैनल के लिए ही क्यों ना काम करें। तो ये एक एक बड़ी चुनौती रिपोर्टर्स के समक्ष है कि वो मल्टीटास्किंग तो है, लेकिन वो कभी कभी खुद के लिए समय नहीं पाता है। नहीं तो आमतौर से पहले ऐसा होता था कि रिपोर्टर लाइब्रेरी का मेंबर होता था, रिपोर्टर क्लब का मेंबर होता था, रिपोर्टर बहुत सी ऐसी जगहों पे जाता था जहां शाम को अपने काम करने के बाद वो बैठता था, एक समाज को एक नई दृष्टि से देखता था। आज वो समाज को उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से भूमंडलीकरण दिखाता है। एक जैसे पिज्जा की दुकान, एक जैसे बर्गर की दुकान, एक जैसे कपड़े की दुकान, एक जैसे मॉल। लेकिन इन बीच जो संवेदनशील पत्रकार हैं, जो प्रिंट के रिपोर्टर हैं, वो अपने शाम के लिए वक्त निकालते हैं, समाज को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और समाज के बदलते हुए नजरिए, बदलाव को वो भांपते हैं। और जो इनका जो ये भांप लेता है, वो चीज उसकी खबर में भी दिखता है। लेकिन खासकर इन दिनों जो मैं चैलेंज देख रहा हूँ पॉलिटिकल रिपोर्टर के समक्ष, वो है सरकार प्रायोजित खबरों को करना। कई बार पॉलिटिकल रिपोर्टर से बात होती है, मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के अन्य राज्यों की भी बात कर रहा हूँ, कि जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही छपे, उसका दूसरा पक्ष ना छपे। और ऐसा कई बार तो वो चाहते हैं कि उन्होंने जो रिलीज भेजे एज इट इज वो रिलीज लग जाए। ये भी कई लोगों का आग्रह होता है कि इसके पेज 1 पर ही लगाइए, इसे अंदर के पन्ने पर मत लीजिए। और इस क्रम में बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैं पिछले महीने एक घटना बता रहा हूं कि एक अखबार, राजधानी के 2 अखबारों ने एक जैसी हेडिंग चलाई और दोनों हेडिंग गलत थी। वजह क्या थी कि रिपोर्टर मोनोटोनस है, उसको पता है कि हमें कुछ और नहीं लिखना है, सरकार की रिलीज आ रही है, हमको बस सरकार की रिलीज लिख देना है। और दोनों रिपोर्टरों ने सरकार की रिलीज ही लिख दी। इसकी वजह से, जबकि गलत सरकार की रिलीज ही आई थी, तो जो सरकार की जो प्रायोजित रिलीज है एज इट इज लिखने के बाद अगले दिन पता चला कि वो गलत है। तो रिपोर्टर के समक्ष ये भी चुनौती है कि वो कैसे इससे बाहर निकले। सरकार के जो प्रायोजित एजेंडे हैं, उससे बाहर जाके वो कैसे रिपोर्टिंग करे। मैं दिल्ली या महानगरों के रिपोर्टर्स के अलावा मैं देश के अन्य क्षेत्रों के रिपोर्टर्स की भी बात आपसे करना चाहूंगा। 1 मिनट का ब्रेक। राजधानी या महानगरों के रिपोर्टर के अलावा मैं देश के अन्य क्षेत्रों, खासकर ग्रामीण अंचल के रिपोर्टरों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब मैं उनसे मिलता हूँ तब ये लगता है कि दरअसल प्रिंट मीडिया को बचा के रखने वाले ये रिपोर्टर हैं, लेकिन वो किस मुसीबत में काम कर रहे हैं, किस स्थिति में काम कर रहे हैं, ये कभी कभी बड़ी भयावह स्थिति होती है। उनसे आप बात करेंगे कि उनकी समस्या समझेंगे। तो हाल के दिनों में एक रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी, मैं उनसे और आपके उनसे बीच जो मेरी बातचीत है वो आपके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। ये विशुद्ध एकेडमिक कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे लोग एकेडमिक होंगे, लेकिन मैं अपने अनुभव परक बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन चीजों से लोग कम वाकिफ होते हैं कि प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स के ऊपर रेवेन्यू का भी दबाव छोटी जगहों पे होता है। वो उनको कहा जाता है कि आप
चाहिए, आप खबर भी लिखिए, लेकिन रेवेन्यू हमें विज्ञापन भी चाहिए, और कहीं न कहीं उसका एक हिस्सा उनको वेतन के रूप में मिलता है। और यहाँ से शुरू होती है अखबार की साख का सवाल, क्योंकि जब रिपोर्टर कोई आय का स्रोत ढूँढेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वह वो मेहनत नहीं कर पाएगा जो मेहनत के लिए वो जाना जाता है, या जो मेहनत उसे करना चाहिए। क्योंकि रिपोर्टर की जो प्रवृत्ति होती है, वह 4-5 प्रवृत्तियाँ उनमें सबसे मायने रखते हैं। कि पहला होता है कि जो रिपोर्टर जिस क्षेत्र का है, उसमें उसमें उसको खबर सूंघने की प्रवृत्ति हो। अ, मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे कि आप जो है, आप जितने जानवर हैं उन सबकी जो गुण हैं वो समझिए एक रिपोर्टर में होने चाहिए। मज़ाक भी करते थे, वो कहते गधे का गुण भी होना चाहिए, कि उसके ऊपर काम दिया जाए तो वो मना ना करे, वो करते रहे, चलते रहे। लेकिन जो खबर सुनने की प्रवृत्ति है कि कोई चीज़ खबर है, ये रिपोर्टर उसको अपनी दृष्टि से देख लेता है कि ये चीज़ खबर है, और वो उस पे फिर लग जाता है, उस पे काम करता है। दूसरा है कि विषय पे उसकी पकड़ है। अगर वो एजुकेशन का रिपोर्टर है, अगर वो क्राइम का रिपोर्टर है, अगर वो कोर्ट का रिपोर्टर है, तो उस संबंधित विषय पे उसकी भरपूर पकड़ होनी चाहिए, और ये पकड़ ही उसको एक बेहतर खबर लिखने के लिए प्रेरित करेगी। इन सब के बावजूद हर रिपोर्टर के पास एक शैली होती है। कई बार हम लोग अगर नाम नहीं भी लिखा हो किसी का, केवल वरिष्ठ संवाददाता, प्रमुख संवाददाता या कार्यालय संवाददाता या संवाद सूत्र, खबर की भाषा पकड़ के हम समझ जाते हैं कि ये किस रिपोर्टर की खबर है। और ये एक रिपोर्टर का ये लालित्य है खबर लिखने का, कि वो खबर लिखने की जो उसकी भाषा है, जो उसकी शैली है, उससे लोग समझ जाते हैं। तो ये कुछ रिपोर्टर के आवश्यक गुण हैं। लेकिन जब रिपोर्टर के ऊपर अ, आय का दबाव होगा, जब रिपोर्टर के ऊपर ये दबाव होगा कि आप रेवेन्यू भी जनरेट करिए, जब रिपोर्टर के ऊपर दबाव होगा कि ये खबर नहीं लिखना है, जब रिपोर्टर के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होगा, तो वो प्रभाव, वो चीज़ें उसकी खबरों में नज़र आएँगी। और वर्तमान समय या इससे पहले का भी समय इन घोर चुनौतियों से जूझा है, और खासकर प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है भाषा की चुनौती। क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन के बाद सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि 2 चीज़ें प्रभावित हुई हैं। एक मानवीय मूल्य, इमोशंस, दूसरी भाषा। अ, क्षेत्रीय भाषाएँ बड़े अखबारों में नहीं दिखती, और आप देखेंगे कि जो हिंदी है, हिंदी भी पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 2 साल में नए रूप में अखबारों में आई है। और जो विशुद्धतावादी हैं, शुद्धतावादी हैं, या और लोग हैं, उनकी अलग चिंताएँ हैं, लेकिन जो इंग्लिश का चलन अखबारों में बढ़ा है, इंग्लिश और हिंदी शब्दों का, हिंदी की जगह अंग्रेजी शब्द का जो प्रयोग बढ़ा है, ये एक रिपोर्टर के लिए भी चिंता का विषय है। कई बार हम लोग से भी गलतियाँ होती हैं। हम हिंदी की कई बार इतनी जटिल हिंदी होती है कि उसकी अंग्रेजी आसान लगती है, और अंग्रेजी जो आप लिख देते हैं, तो हमें पता है कि हमारा रीडर उसको समझ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं एक रिपोर्टर का, एक अखबार का, बतौर भाषा के अखबार का, एक हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का अखबार हो, उसके ऊपर एक दायित्व तो होता है कि लोगों को एक सुसंस्कृत, एक सही, एक सरल भाषा दे। हमें दूसरी भाषाओं का, क्योंकि ऑलरेडी हिंदी जो है ना, बहुत समृद्ध भाषा है। केवल हिंदी में बहुत सारी भाषाएँ मिली हुई हैं, फ़ारसी है, उर्दू है, अरबी है, मिली हुई हैं, तो उसमें हमें अंग्रेजी की कोई बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी भी पहले बहुत सारी प्रयोग हुई हैं, और अब भी हो रही हैं, लेकिन हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, और ये चैलेंज है रिपोर्टर के समक्ष कि वो लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखे कि वो क्या लिख रहा है, और क्या वो जो कठिन हिंदी है, क्या उसको सरल हिंदी के रूप में वो लिख सकता है, समझा के, बनिस्बत उसके जगह किसी अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करने के। तो ये चीज़ें बढ़ी हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि समय-समय पर कुछ अखबार करते भी हैं कि वो ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, कि अपने रिपोर्टर्स के लिए वो रिफ्रेशर कोर्स करते हैं कि वो चीज़ों को समझे।
लिखवाते हैं उनसे, उनके टेस्ट लेते हैं। कई जगह ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन होना चाहिए। इससे अखबार की जो एक लय है, अखबार की एक जो भाषा है, वो बनी रहती है। हम अखबार प्रिंट मीडिया की जब चुनौतियों पे बात करते हैं तो भाषा तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन संसाधन जो है वो एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है पत्रकारों के समक्ष। मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके पास अपनी मोबाइल है, उनका संस्थान उन्हें मोबाइल का डेटा नहीं देता, उनका संस्थान उन्हें कोई ऐसी सुविधा नहीं देता है, और उनसे वो कहता है कि आप सुदूर अंचल में जाकर के आप पत्रकारिता करिए और हमारे लिए एक्सक्लूसिव खबर लाइए। तो जब रिपोर्टर के पास संसाधन नहीं रहेगा, खासकर प्रिंट के, क्योंकि सबसे आज के डेट में सबसे जो है अकुशल, खबरों की कुशलता उसके पास है, लेकिन बाकी जो स्किल है वो उसके पास नहीं, वो है प्रिंट का रिपोर्टर। धीरे धीरे वो मल्टीटास्किंग हो रहा है, अखबार अपनी जरूरत के हिसाब से उनको ढाल रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास संसाधन नहीं रहेगा तो वो चाह कर भी बहुत अच्छी कवरेज नहीं दे पाएंगे। ये एक उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आ रही है, और ये चुनौतियां उनको वो बार बार, कई रिपोर्टर हैं, कई साथी हैं जो बार बार ये बात रखते भी हैं कि हमें ये दिक्कतें हैं, लेकिन जो एक आय है, जो अखबार का रेवेन्यू है, या जो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल अखबार के समक्ष ये है कि जब आप ट्रेन में यात्रा करें, आप फ्लाइट में जाएं, आप लोगों के बीच बैठें, तो कोई बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर हिंदी में आपको नहीं दिखती है। वो बहुत कम ऐसी खबरें हैं जो बहुत बड़ी हो, ब्रेकिंग हो, और उनको लगता है कि ये खबर बहुत ये छा जाने वाली बात है। ऐसे हाल के दिनों में इस चीज की कमी देखी गई है। और मेरा अपना मानना है, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ मेरी व्यक्तिगत राय है, कि बहुत सारे संस्थान, खैर वो चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे डिजिटल हो, वो चुनौती से बचते हैं। वो सत्ता प्रतिष्ठानों की, सरकार से वो सीधे कोई पंगा नहीं लेना चाहते। इसीलिए आप देखेंगे कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म का चलन बढ़ा है। वो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि कहाँ सड़क बन रही है, कहाँ स्कूल खुलेगा, कहाँ, इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास ज्यादा रहती है। और अधिकांश घोषणाएं फ्यूचर टेंस में होती हैं कि भविष्य काल में, कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, ये करेंगे, इतने लोगों को बांटा जाएगा, और अखबार का रिपोर्टर एज इट इज उसको लिखता है। बहुत कम ऐसी अखबार हैं, संस्थान हैं जो इनकी क्रॉस चेकिंग भी करते हैं, कि अगर किसी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ये इतनी सुविधाएं लोगों को दे दी हैं, तो रिपोर्टर उसकी पड़ताल करके क्या वो सुविधा लोगों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। लेकिन वो पड़ताल घटी है। कहीं न कहीं ये दबाव जो है कोरोना काल में और बढ़ा है, क्योंकि जब अखबारों की आय घटी तो सरकारी विज्ञापन उनके लिए बहुत मायने रखने लगे, और सरकारों ने हर समय, सत्ता प्रतिष्ठानों ने जब भी उनके खिलाफ खबरें गई हैं, वो सबसे पहला हथियार अपनाते हैं विज्ञापन रोकने का। वो तुरंत विज्ञापन रोक देते हैं। जबकि विज्ञापन किसी सरकार की का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा, क्योंकि वो टैक्स का पैसा लोगों का होता है। लेकिन वो उनको पता है कि अगर विज्ञापन किसी अखबार के लिए रीढ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उस पे ही चोट करेंगे तो वो वो झुक जाएगा, हमारी बात मानेगा। तो ये ये सभी रिपोर्टर्स के साथ, सभी सत्ता प्रतिष्ठानों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो रिपोर्टर्स को अपने कब्जे में रखना चाहेंगे। वो विज्ञापन रोक देंगे, और वो हथकंडे अपनाएंगे जिससे उनकी कमियां बाहर ना आ पाए। लेकिन रिपोर्टर के लिए यही चैलेंज है कि वो जो सच है उसे बाहर लाए। बहुत सारे रिपोर्टर इसमें इन्होंने ऐसा करते हुए अपनी जान भी दी। आप देखिए, अफगानिस्तान का ही मामला लीजिए। हाल में जामिया के स्टूडेंट रहे दानिश सिद्दीकी, और और बहुत सारे लोग हैं,
रिपोर्टर हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और केवल रिपोर्टर प्रिंट के ही नहीं है, वो फोटोग्राफर हैं, वो वेब के हैं, यूट्यूबर हैं, चैनल के लोग हैं। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती रिपोर्टर्स के समक्ष आई है कि हम रिपोर्टिंग कैसे करें जब इस तरह की स्थितियां होती हैं कि हम कैसे जाएं, और हम किसी के खिलाफ लिख रहे हैं तो हमें कैसे ट्रीट कर रहा है। ये सारी चीजें एक रिपोर्टर के लिए बहुत दिक्कत करती हैं कि अ, उसके साथ हमेशा एक चैलेंज होता है जान का जोखिम का। अगर वो बड़ी खबरें कर रहा है तो उसे हमेशा ये डर होता है कि दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग को ले लीजिए, कई अखबारों ने, कई चैनल ने, कई डिजिटल ने बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग की है। अंदर जान का जोखिम लेके घुस घुस के लोगों से बात की, उनके दुख, उनका पीड़ा, उनकी प्रॉब्लम्स सामने लाई। और जब एक बड़ा मीडिया समूह एक ही खबर को जब कई लोग एक साथ करते हैं तो एक दबाव सरकार पे पड़ता है और वो जांच के आदेश देती है, वो चीजों को अपने नजरिए से देखती है। लेकिन एक चुनौती तो रिपोर्टर के पास रहती है कि वो वहां से सुरक्षित कैसे, एक तो वो रिपोर्टिंग के लिए जा रहा है, फिर वहां से वो सुरक्षित कैसे निकल कर आए। और शाम को एक उसके ऊपर दबाव होता है कि निश्चित समय के अंदर निश्चित फॉर्मेट में उसे वो खबर देनी होती है। और सबकी इसलिए क्योंकि वो अगले दिन जो और लोग लिख रहे हैं उसके वो कैसे उसे लिख रहा है, इसलिए और बेहतर करने के लिए वो मेहनत करता है। सारी चुनौतियां रिपोर्टरों के समक्ष ही नहीं है, बहुत सी और भी चुनौतियां हैं। लेकिन रिपोर्टर के समक्ष पहले भी दिक्कत थी, अब ये दिक्कत ज्यादा बढ़ी है। बढ़ी ये है कि वो एक आइडियोलॉजी, विचारधारा की चुनौतियां हैं। मेरा अपना मानना है कि हर रिपोर्टर की एक विचारधारा होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि रिपोर्टर का समाज को देखने का नजरिया अलग होता है। हर रिपोर्टर का अलग होता है, उसके पीछे बहुत कुछ निर्भर करता है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है, वो किस तरह के लोगों के संपर्क में है, और किस तरह की घटनाओं ने, संदर्भों ने उसको प्रभावित किया है। ये सब का असर उसकी विचारधारा पे पड़ता है। लेकिन ये विचारधारा उसकी खबरों में नहीं परिलक्षित होती, नहीं होनी चाहिए। कई लोगों की खबरों में नहीं परिलक्षित होती, क्योंकि जाति, आय, वर्ग का खबरों से कोई संबंध नहीं है। खबर तथ्य, संदर्भ, घटना, वास्तविकता जो है उस पर निर्भर करती है। लेकिन अभी जो समस्या है वो ये है कि राजनीतिक रिपोर्टर अगर जाता है, शिक्षा का रिपोर्टर जाता है, कोई और रिपोर्टर जाता है, तो राजनेता, संस्थानों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक, पक्ष प्रतिपक्ष के नेता ये जरूर जानना चाहते हैं, चाहे वो बातचीत करके जानना चाहते हैं, चाहे अपनी बात में ऐसी कि रिपोर्टर की आइडियोलॉजी क्या है। और जहां वैचारिक रूप से रिपोर्टर उनके समक्ष खुलता है, फिर वो अपने हिसाब से उसको खबरें देते हैं, बताते हैं, या उस हिसाब से चीजों को करते हैं, उस हिसाब से वो दूरी बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक या वेब में के रिपोर्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो इतने लंबे समय तक अपने किसी अधिकारी के पास बैठे, वो बात करे। लेकिन प्रिंट के रिपोर्टर के पास समय है, क्योंकि अगर वो 10 बजे मीटिंग खत्म करके ऑनलाइन या जैसे भी मीटिंग खत्म करके वो फील्ड में निकलता है, तो शाम को 4 बजे या 3 बजे या 5 बजे वो खबर लिखने बैठता है। उस बीच वो अपने करीबी लोगों से, अपने सोर्स से और बहुत सारे लोगों से मिलता है, बातें करता है। सारी बातें खबरों के लिए नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें रेफरेंस के लिए, जो हम बाद में खबर लिखते हैं उसके लिए वो काम आती है। कई बार बातचीत में वो खबरें निकलती हैं जो बाद में डेवलप होती हैं। तो लेकिन एक आइडियोलॉजी एक बड़ा चैलेंज है रिपोर्टर के लिए कि वो किस विचारधारा का है। ये विचारधारा उसकी खबर में परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। अगर विचारधारा खबर में परिलक्षित होगी तो दिक्कत बढ़ेगी। तो अखबार को एक रंग का अखबार समझा जाएगा। आज भी ऐसा समझा जाता है कि आप अगर ट्रेन में जाएं और आप कहें कि आप अखबार का पाठक ऐसे हुए हैं। मेरे एक मित्र थे, वो मेरे साथ ही अखबार में ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और उन्होंने अखबार का नाम बताया, तो उन्होंने बड़ी ही हिकारत भरे दृष्टि से उसको बोला।
लेकिन वहीं ट्रेन के दूसरे लोगों ने उनको कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने ये खबर पढ़ी थी, ये कही थी। यानी अखबार को लेके भी लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया है कि, और इसके लिए कहीं न कहीं वो रिपोर्टर जिम्मेदार हैं जो एक खास विचारधारा की खबरें ही अपने अखबार में लिखते हैं। तो एक एक बड़ी चुनौती एक रिपोर्टर के लिए ये भी है कि वो कैसे अपनी विचारधारा को किनारे रख के, जो तथ्य हैं, जो संदर्भ हैं, और तटस्थ रह के कि अपनी खबरों को लिखे और लोगों को इसके बारे में बताए। मुझे एक चीज़, और अब तक तो सारी चुनौतियाँ रिपोर्टर के समक्ष हैं, और रिपोर्टर के समक्ष एक बड़ी चुनौती वो है गंभीर पाठकों की कमी। आज पहले संपादक के नाम पत्र आते थे, अखबारों में पत्र आते थे, खबरें उन्हें अच्छी लगी तो वो लिख के बताते थे, खबरें अच्छी नहीं लगी तो लिख के बताते थे। आज अखबारों में पत्र बहुत कम आते हैं। कई अखबारों ने तो पाठकों का कोना भी खत्म कर दिया है। वो लिखते ही नहीं है। वो ऐसा, उनके पास पत्र ही नहीं आते। हो सकता है मेल आते हों लेकिन वो उसको शामिल नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हमें कभी-कभी ये पता चलता है, जैसे हम लोग अगर कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं, उस पे कॉल आते हैं, उस पे सवाल आते हैं, तो हमें ये फीडबैक मिलता है कि रिपोर्टर की जो खबर है, जो सूचना है, या हमारे पाठक की जो जानकारी जिज्ञासा है, उससे हम उसके समाधान के लिए तत्पर हैं, और हम जो हेल्पलाइन नंबर या जो मेल आईडी देते हैं, उस मेल आईडी को उस पे सवाल आते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये खबरें पढ़ी जा रही। लेकिन अब ये चीज़ें कम हैं कि कोई पत्र भेजे, किसी रिपोर्टर की आलोचना वो करे, किसी रिपोर्टर के खबर की वो तारीफ़ करे, तो ऐसे जो गंभीर पाठक हैं, उसकी कमी है। और मुझे लगता है कि जो गंभीर पाठक हैं, उसकी कमी की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि रिपोर्टर, क्योंकि जो पाठक है वो अखबार बस सुबह देखता है और रख देता है। उसके बाद फिर उसके पास मोबाइल पे इंफॉर्मेशन के तमाम सोर्स हैं जो उसके पास आ रहे हैं, उसको वो देख रहा है, उसको पढ़ रहा है, उस पे अपनी राय बना रहा है। वो शाम को भी आके फिर अखबार नहीं देखता है। तो एक ये चैलेंज अखबार और पाठक के लिए भी है कि अपने पाठक को वो कैसे अखबार के लिए एंगेज करे, वो कैसे वो चीज़ दे। कहीं न कहीं ये रिपोर्टर पे भी सवाल है कि आखिर उसका जो उसका जो पाठक है, वो उसकी खबर को लेके क्या सोचता है, रिपोर्टर को नहीं पता चलता है। और रिपोर्टर इस चीज़ में बहुत खुश रहता है। बहुत दिलचस्प बात आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्टर इसकी जब कोई तारीफ़ कर देता है कि भाई तुम्हारी ये खबर बहुत अच्छी लगी, जो खबर देता है वही तारीफ़ भी करता है। तो रिपोर्टर को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। खबर देने वाले का अपना हित होता है। ये रिपोर्टर पे निर्भर करता है कि वो उसकी जांच पड़ताल करे, उसकी सत्यता देखे, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, और क्या वाकई ये खबर है या प्रचार है। ये समझना एक रिपोर्टर के लिए बहुत जरूरी है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। और प्रिंट के लिए तो वाकई एक चुनौती के रूप में है, क्योंकि अ, मैं फिर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक के पास इतना समय नहीं है कि वो दिन भर में केवल एक खबर पे काम करे। लेकिन एक रिपोर्टर के पास ये समय है कि वो केवल एक खबर पे काम करे, और रूटीन की खबरों के अलावा वो खबर ऐसी हो जो उसका अगले दिन जब पाठक पढ़े तो वो खुश हो। तो एक एक समस्या है गंभीर पाठकों के लिए भी कि और ये दो तरफ़ा मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि गंभीर पाठक हैं, उनको लगता ही ना हो कि रिपोर्टर ने बहुत अच्छा लिखा है। और ये भी हो सकता है कि जो अ, पाठक है वो उस अच्छा है, लेकिन उसके पास समय नहीं है कि वो रिपोर्टर के प्रति पुष्टि दे सके, फीडबैक दे सके कि नहीं आपने ये अच्छा लिखा है, लेकिन ये गलत है, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। कई बार ऑफिसों में फ़ोन आते हैं, लेकिन पत्र कम हो गए। एक एक और जो रिपोर्टर के समक्ष चैलेंज है, मैं केवल चैलेंजों पे ही बात कर रहा हूँ, और मैं समझ रहा हूँ जो प्रिंट का चैलेंज है, दरअसल वही इलेक्ट्रॉनिक का चैलेंज है। अ, बहुत सारे चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी पहले ऐसा नहीं था कि जो आपका पाठक है वो आपको आपकी आइडियोलॉजी के रूप में जज करे। उसे लगता था कि ये लिखा है तो सच ही होगा, ये रिपोर्टर बता रहा है तो सच ही होगा। लेकिन अभी चीजें बदली हैं। अब लोग रिपोर्टर से सवाल करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ।
2018 की जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था। वहां पे बहुत सारे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और जो लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले थे उन्होंने कुछ प्रमुख चैनलों के पत्रकारों को घेर रखा और उनसे वो कहते थे कि आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते, आप क्यों नहीं उनसे पूछते कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि हमारा किराया क्यों बढ़ रहा है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि फीस क्यों बढ़ रही है। और उन रिपोर्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था, जबकि रिपोर्टर, ये पाठकों को भी, दर्शकों को भी समझना चाहिए कि रिपोर्टर अपना काम कर रहा है, वो जो आपका पक्ष है, जो आपकी बात है, उसी रूप में ले जाकर के रखेगा। हाल की जो घटना है, अगर आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में जो अभी किसान पंचायत हुई थी, उसमें कुछ रिपोर्टर्स के साथ अभद्रता की बातें सामने आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक यूट्यूबर जो बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, उनका एक किसान पसीना पोंछ रहा था और उनको उनको थैंक यू कह रहा था कि आप हमारे लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। तो रिपोर्टर को भी कभी-कभी जो ऐसा देखने में आ रहा है कि रिपोर्टर भी अपने को एक्टिविस्ट समझ लेता है। उसे लगता है कि वो एक्टिविस्ट है और वो कभी एक खेमे की तरफ से बोलने लगता है, कभी वो दूसरे खेमे की तरफ से बोलने लगता है। और ये आपस में अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो फील्ड में भी उसी तरह से बोलने लगता है। मैं ऐसे रिपोर्टरों से भी मिला और बड़ा आश्चर्य होता है कि कभी-कभी वो सत्ता पक्ष की घनघोर आलोचना करते हैं बिना तथ्यों के, और कभी घनघोर प्रशंसा करते हैं और इतनी प्रशंसा करते हैं कि लगता है कि ये सरकार के अंग है। तो रिपोर्टर, खासकर जो प्रिंट का रिपोर्टर है या कोई रिपोर्टर को ये समझना चाहिए कि हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम ऐसी भूमिका में हैं जहां हमें तटस्थ रख के, आंखें खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के खबरें लिखनी है। और वो खबर इसलिए लिखनी है क्योंकि जो सच है वो हम उसके खिलाफ, जो जो सच है वो चीजें हम जनता तक पहुंचा सके। एक मैं एक और चुनौती जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ये जो मैं चुनौती बता रहा हूँ वो ग्राउंड रिपोर्ट, जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, वो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो मौके पर होता है, चीजों को देखता है, जानता है और समझता है। लेकिन अगर आंदोलनकारियों के साथ जो हमने कुछ आंदोलन जो कवर किए हैं उसमें ऐसा पहली बार हुआ कि मैं किसान आंदोलन कवर करने जा रहा था और वहां मैं अपने अनुभव से आपको कुछ चीजें साझा कर रहा हूँ। और वहां पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई हमारा आई कार्ड मांगे, कि आप जो है, केवल हम कह देते थे कि हम जर्नलिस्ट हैं और अगला मान जाता था ये बात कि हम जर्नलिस्ट हैं, और वो हमसे फिर बातचीत करता था। उसे लगता था कि हमें जो बताने लायक है वो हमें बताता था, जो नहीं बताने लायक है वो भी हमें बताता था, और कहता था कि सर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हम नाम मेरा मत छापिएगा लेकिन ये बात है। और हम सोर्स के हवाले से या खुद जब तक पुष्ट नहीं हो जाते थे या पुष्ट होने के बाद हम वो खबरें लिखते थे। अभी स्थिति बदल गई है। जैसा मैंने कहा कि अखबारों के ऊपर विचारधारा का ठप्पा लगा है, और अगर आप संबंधित विचारधारा के नहीं हैं या जो आंदोलनकारी है उसकी विचारधारा के विपरीत हैं तो आपसे बात नहीं करेगा, आपको वो हूट करेगा, आपको गाली भी दे सकता है। लेकिन रिपोर्टर को ऐसे समय में धैर्य बरतने की जरूरत है क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। उसको एक बेहतरीन खबर लेके शाम को लिखनी है, सत्यता के साथ वो सारी बातें लिखनी है जो वो देख रहा है, जो वो समझ रहा है और जो सच है। तो जब मैं गया तो मेरा कार्ड मांगा, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि ये, क्योंकि सिक्योरिटी अगर कार्ड मांगे तो समझ में आता है, किसान कार्ड मांगता है तो कभी समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने मांगा, हमने दिया, और देने के बाद अच्छा अच्छा तो आप इस अखबार से नहीं है, आप फलाने अखबार से हैं। हमने कहा जी ठीक है बैठिए। और उसके बाद उन्होंने बातचीत की। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों, क्या पहले भी आप ऐसा करते थे या अभी आप इस तरह से कार्ड मांगते हैं और आपको विश्वास नहीं था कि मैं रिपोर्टर हूँ। तो जो उन्होंने बात कही वो वाकई चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि कुछ अखबार के लोग ऐसे हैं कि वो आते हैं, वो हमसे बात करते हैं और जा करके वो कुछ और लिखते हैं, और जो वो लिखते हैं वो अगले दिन पढ़ने के बाद हमें लगता है कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब मैं उनको कहाँ खोलने जाऊं, उनको मैं क्या कहूं।
कि और जब तक मैं बात वहां तक पहुंचाऊं, जब तक चीजें हो, तब तक एक एक खास वर्ग जहां जिनके बीच में जाना जाता हूं, उनके लिए मैं विलेन बन जाता हूं। वो हमें कहते हैं कि आपने ये क्या बोल दिया, आपने क्या लिख दिया, इसलिए मैंने आपका वो कार्ड मांगा। तो रिपोर्टर जब फील्ड में जाता है तो उसको यह भी सोचने की जरूरत है कि क्या जो वो लिख रहा है वो तथ्यपरक है कि नहीं है। क्या उसका पाठक या जिससे उसने बात किया उसका सोर्स, या वो कहीं छला हुआ तो महसूस नहीं कर रहा है अगले दिन कि मैंने जो कहा उसको गलत तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया, या मैंने जो कहा इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी अखबार की पॉलिसी के हिसाब से लिखा। तो एक रिपोर्टर के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इन चीजों को देखता है। मेरे लिए कई ऐसे अनुभव हैं, अगर मैं वो आप लोगों से साझा करूं तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं एक अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो विश्वसनीयता है, जो भरोसा है, वही मीडिया को बचा के रखेगा, खासकर प्रिंट मीडिया को। क्योंकि मैंने बताया ना कि डिजिटल में बदलाव के चांसेस हैं। अगर आपने कुछ गलत लिखा तो फिर थोड़ी देर में वो बदल जाएगा। आप वो जो एडिट करने बैठा वो उस चीज को बदल देगा। लेकिन प्रिंट में जो छप जाता है वो अगले दिन फिर वो अकाट्य है। अगर गलत छपा है तो अखबार उसके लिए भूल सुधार छापता है कि उससे वो भूल हो गई है, उससे वो गलती हो गई है, उसे छापता है। लेकिन रिपोर्टरों के लिए खासकर सभी रिपोर्टरों के लिए ध्यान देने की जरूरत है कि जो उसका सोर्स है वो कितना रिलायबल है, कितना महत्वपूर्ण है, और उसकी बात पे वो कितना भरोसा कर सकता है। मैं एक छोटा सा अपना अनुभव आपसे बताना चाहता हूँ कि कभी कभी रिपोर्टर भी झांसे में आ जाता है, भावनाओं के झांसे में आ जाता है, तथ्यों पे बहुत ध्यान नहीं देता है, या देता भी है फिर भी वो भावनात्मक हो जाता है। मुझे दिल्ली की ही एक घटना है। अ, मुझे कई दिनों से एक विश्वविद्यालय से संबद्ध बहुत सारे कॉलेज हैं, उनके बच्चों का फोन आ रहा था। वो कह रहे थे कि कोविड टाइम में हमारी फीस लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है। हम अपने कॉलेज से मांग कर रहे हैं कि कॉलेज हमें कई किस्तों में फीस देने की सुविधा दे। हमारे पिताजी की नौकरी चली गई है, हमारे बहुत सारी बातें वो बता रहे थे। मैंने उनकी बातों को सुन के, उनसे व्हाट्सएप पे जानकारी मंगा के, पता करके मैंने खबरें लिखी। हमने संस्थान का पक्ष भी लिया कि क्या ऐसा आप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सब संस्थान जब मीडिया की बात आती है तो मना करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगले दिन जब खबर प्रकाशित हुई तो मेरे पास संस्थान का मेल आया कि आपने ये खबर गलत तरीके से प्रस्तुत की है, आपने सही जानकारी नहीं दी है। फिर मैंने उस बच्चे से बात की, हमने पूछा कि आपने सही जानकारी हमें नहीं दी है। इनका कहना है कि तब तक वो कॉलेज ने क्या किया था कि अपने बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सी चीजें हटा भी ली थी। लेकिन यहाँ जो मेरे लिए जो शॉकिंग था वो ये था कि बच्चे ने अपना बयान बदल दिया। उसने अपने स्कूल, अपने कॉलेज के दबाव में उसने लिख कर दिया कि हमने जानकारी के अभाव में मैंने इनसे ये बात की थी, और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। और इस तरह करके कॉलेज के समक्ष बच्चा जो है अपनी एडमिशन बचाने के लिए वो बात अपनी बदल दिया। तो कहीं न कहीं ऐसे में भी रिपोर्टर भी अपने को छला हुआ महसूस करता है कि हम जो है समाज के एक बड़े तबके के लिए, भाई जो छात्र हैं वो मास लेवल पे प्रभावित होते हैं बड़े स्तर पे, उनके लिए वो कोशिश कर रहा है। और जो हमारा सोर्स है, जो जिसने बात कही है, जो खुल के कह रहा है कि मेरा नाम दीजिए, वो अगले दिन अपने बयान से पलट जाता है। रिपोर्टर को ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जिससे आप बात कर रहे हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं कर सकता कि वो गलत है। लेकिन ऐसे भी मामले आए हैं कि डीयू का ही एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके प्रिंसिपल के खिलाफ मामले थे और हमने लिखे, और एक हफ्ते बाद प्रिंसिपल साहब ने 2 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा। लेकिन मेरे पास तथ्य थे, सब कुछ थे, और मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। तो जब आप लिखें, आज अखबार के रिपोर्टर के समक्ष, जो प्रिंट का रिपोर्टर, वो अखबार कैसे बिके उसके लिए भी उसको चिंता है। दिल्ली में तो एक कम है, लेकिन जो क्षेत्रीय जगह है, खासकर जिला स्तर, उनको रेवेन्यू लाने की चिंता तो है ही। उनका अखबार कैसे बिके, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनसे उनका तारतम्य कैसा हो, उनके कार्यक्रम कैसे आयोजित हो जाएं, अखबार का ब्रांड कैसे
पब्लिसाइज हो, इन सब की जिम्मेदारी क्षेत्र स्तर पर रिपोर्टर के सर ही ला दी जाती है। तो ये भी रिपोर्टर के समक्ष एक चुनौतियां हैं, लेकिन बावजूद इसके विश्वसनीयता है। अगले दिन चैनल चैनल पे दिन भर खबर देखने के बाद, वेबसाइट पे बार बार नोटिफिकेशन देखने के बाद लोगों को सुबह अखबार का इंतजार रहता है। अखबार प्रिंट में नहीं तो डिजिटल में आ गया है, लेकिन मैंने देखा है कि डिजिटल में भी बड़ी संख्या में लोग अखबार पढ़ते हैं, एक दूसरे को अखबार फॉरवर्ड करते हैं और वो भरोसा रखते हैं कि ये अखबार है, इस पे जो लिखा है वो अभी नहीं बदलेगा, वो डिजिटल की तरफ बदल नहीं जाएगा कि हम अभी कुछ और पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ और पढ़ रहे हैं। और जब तक ये फर्जी खबरें रहेंगी, इंटरनेट पे फालतू वायरल वीडियो रहेंगे, प्लांटेड खबरें रहेंगी, तब तक अखबार को कोई बहुत खतरा नहीं है, क्योंकि अखबार की विश्वसनीयता है। अखबार, कई बार अखबार के रिपोर्टर भी इस झांसे में आ जाते हैं कि वो दिन भर जो खबर चल रही है उसको वो लिख देते हैं, पता चलता है वो खबर गलत है। कई बार वायरल वीडियो पे खबरें बन जाती हैं। कई बार कोई घटना है जिसका संदर्भ नहीं है, उस पे भी खबरें बन जाती हैं। लेकिन इन खबरों का एक पाठक है, लेकिन ये खबरें बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकती हैं। तो एक अखबार को रिपोर्टर की निर्भीकता, रिपोर्टर की मेहनत, पाठकों का नब्ज वो कैसे समझ सकता है, वो कैसे भांप सकता है, यही चीजें प्रिंट मीडिया को बचाए रखेंगी, रिपोर्टरों को उनको सही जगह दिलाएंगी और विश्वसनीयता बरकरार रखेंगी। मैं एक बार फिर संस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, जहां मैंने अपनी बात रखी। समय नहीं होने के कारण मैं आप लोगों से रूबरू ऑनलाइन नहीं हो सकता था, नहीं तो आप लोगों के जो सवाल थे मैं उसके जवाब दे सकता था। आप मेरी मेल आईडी ले करके जयंत या अनुपम से आप मुझे मेल कर सकते हैं, हम आगे जुड़े रहेंगे। एक बार इस अवसर के लिए आप सबको आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।